बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद है कि अल्लाह के ख़ास फजल व करम से आप बाखैरियत होंगे और अपनी ऑनलाइन क्लासेस को जो है पढ़ रहे होंगे। बेटे, इकनॉमिक्स फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में इकनॉमिक्स पार्ट 1 और इसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे 4th और चैप्टर का नाम है बेटे डिमांड, तलब। आगाज़ में जो हमने इसके बारे में जो हमारे लेक्चर रहे हैं उसमें डिमांड, कंडीशंस ऑफ डिमांड, तलब की शराइत तलब और तलब, तफ़ाइल तलब हमने पढ़ा। उसके बाद वेरी लास्ट लेक्चर में हमने इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड की बात की थी। आज हम एक बहुत ही आम टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो बेटे है लॉ ऑफ डिमांड। यानी इस चैप्टर का एक बहुत ही अहम टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड, कानून तलब। टॉपिक का नाम है कानून तलब और ये 2019 में ये लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर का आ चुका है। इससे पहले 2014 में भी और 2015 में भी आई थिंक ये था। तो पहले मैं आपको बताऊं कि इस लॉ को हम कैसे पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स के जो लॉज होते हैं, चूँकि फर्स्ट चैप्टर में हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि दे आर कंडीशनल, दे आर क्वालिटेटिव, दे कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। इनके बारे में हम पेशगोई नहीं कर सकते। ये कुछ शराइत के साथ पूरे होते हैं और दे आर ऑप्शनल, ये अख्तियारी नौइयत के होते हैं। यानी अगर आप चाहें तो इन्हें मान लें, अगर आप इन्हें ना चाहें, कोई चाहता है उसकी विल पे है, उसकी मर्ज़ी पे है, उसे फॉलो करे ना करे। लेकिन ये है कि इनको अवॉइड करने से, इनको वायलेट करने से नो फाइन, नो पनिशमेंट, कोई सज़ा या जुर्माना नहीं होता। तो ये ध्यान में रखते हुए हमने ये जो लॉ ऑफ डिमांड है, बेसिकली इसकी जो बुनियाद है वो है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन यानी तफ़ाइल तलब, और वो बेटे है QD इज़ द फंक्शन ऑफ P। ये हमने पहले भी बात की है कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। उर्दू में हम इसे कहते हैं कि मिक़दार तलब कीमत का तफ़ाइल है। यानी तफ़ाइल है का मतलब है उस पर डिपेंड करता है। और ये जो डिमांड फंक्शन है, इसकी नेचर पे भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है। इसमें जो इनवर्स रिलेशन होता है उस पर भी हमने बात की है कि ये डिमांड फंक्शन जो है ये बेटे है डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, और डिक्रीजिंग फंक्शन वो होता है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की चेंज डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो इसमें भी ये है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है और प्राइस के कम होने से डिमांड ज़्यादा हो जाती है। उर्दू में इसे तकलीली तफ़ाइल कहा जाता है। तकलीली यानी ऐसा तफ़ाइल जिसमें आज़ाद मुतग़य्यर और ताबे मुतग़य्यर के तब्दील होने की समत मुख्तलिफ होती है। यानी कि आज़ाद मुतग़य्यर के बढ़ने से ताबे कम हो जाता है और आज़ाद के कम होने से ताबे ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्योंकि इसकी तो ग्राउंड रियलिटी थी, ये आपको बताना ज़रूरी था। अब बेटे हमने ये पढ़ा है कि प्राइस जब कम होती है, इसी रिलेशन को अगर आप आगे लेके चलें कि प्राइस
कम होने से डिमांड ज़्यादा हो जाती है और प्राइस के ज़्यादा होने से डिमांड कम हो जाती है। ये है हमारा फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस, कीमत और मिकदार तलब के दरमियान पाया जाने वाला रिश्ता। और ये जो है वो नेगेटिव रिलेशन होता है। क्या जी? तो ये आपने जहन में रखना है कि ये नेगेटिव रिलेशन है प्राइस और डिमांड का। तो अब हम इसे लॉ कैसे बनाते हैं कि इसी बात को जो है ना, ये जो हमने लिखा है, इस रिलेशन को हम कुछ शराइत के साथ, कुछ कंडीशंस के साथ, कुछ अज्यूम सर्कमस्टांसेस में रहते हुए हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक लॉज जो हैं ये बेसिकली वो रिस्पोंडिंग बिहेवियर होता है वो पब्लिक का, जो किसी भी सेंस में होता है। सपोज करते हैं प्राइस के कम होने से ये कॉमन एक्सपीरियंस ये है कि डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस के बढ़ने से, यानी चीज़ महंगी होने से डिमांड कम होने जाती है। ये भी एक एक्सपीरियंस है। तो अब चूँकि एक इस एक्सपीरियंस को हम कोई ये कॉमनली होता है, मोस्टली ऐसे इसको ऐसे ही फॉलो किया जाता है, लिहाजा हम इसे इसी फंक्शन को हम कह देते हैं लॉ ऑफ डिमांड। यानी इसी रिलेशनशिप का नाम हम क्या रखते हैं? लॉ ऑफ डिमांड, यानी कानून तलब। अब कानून तलब को बेटे हम यूँ डिफ़ाइन करेंगे कि सबसे पहले जो है इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि अदर थिंग्स रिमेन द कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेन द सेम भी लिख सकते हैं आप इसे, कांस्टेंट भी आपकी किताब में लिखा हुआ। अदर थिंग्स रिमेन द कांस्टेंट ऑन इंक्रीजिंग प्राइस quantity of good decreases, या quantity of good या demand of good भी decreases and vice versa। यानी क्या है कि other things remain the constant। आप जब नोट से पढ़ेंगे या बुक से पढ़ेंगे तो वहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन मौजूद है। अदर थिंग्स रिमेन्स द कांस्टेंट। ठीक है, होगा क्या जी कि ऑन इंक्रीजिंग प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी ऑफ गुड या क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो फॉल करेगी, एंड वाइस वर्सा का मतलब ये है कि प्राइस डिक्रीज़ करने से डिमांड इंक्रीज़ कर जाएगी। और यही वो रिलेशन है बेटा जिसे हम यहाँ से आगाज़ करके जहाँ पे इसे क्लोज़ करते हैं और इसको हम लॉ का नाम दे देते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि प्राइस कम हुई है तो डिमांड इंक्रीज़, और प्राइस के इंक्रीज़ करने से क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिक्रीज़। और ये बात आपने इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि ये जो है रिलेशनशिप बुनियादी तौर पर है क्या। इकोनॉमिक्स में जो आंसर का पैटर्न होता है उसके मुताबिक बेटे ऐसे है कि हम जो इसमें आंसर लिखते हैं, हम उसी एक ही कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, उसको हम पहले वर्डिंग में बताते हैं, फिर उसी कॉन्सेप्ट को हम टेबल फॉर्म में लेके आते हैं, बात वही होती है जो कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, और फिर उसी को हम डायग्राम की शक्ल में भी डिस्प्ले करते हैं। यानी फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं किसी भी आंसर को, किसी भी बात को आंसर करने के लिए। हमने ये पढ़ा है कि लॉ ऑफ डिमांड है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड, कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। अब इसको पहले हमने वर्डिंग में बताया, अब हम इसी बात को यानी इसी नेगेटिव रिलेशन को जो है वो डायग्राम में लेके, पहले हम टेबल में लेके आएंगे, टेबल के बाद हम उसे डायग्राम की शक्ल में। और इसमें चूँकि आपकी आसानी के लिए है कि आपने जो टेबल बनाना है
वो आपने अजूम करना होता है, वो आपकी मर्ज़ी की वैल्यूज़ होती हैं। उसमें आप जितना सिंपल वैल्यू लेंगे वो उतना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो अब हम इसी चीज़ को हम टेबल में लेके आते हैं। हमने बेटा क्या पढ़ा है यहाँ पर कि प्राइस के कम होने से डिमांड ज़्यादा हो जाती है और प्राइस के ज़्यादा होने से डिमांड कम हो जाती है। आप पी और क्यू डी भी लिख सकते हैं। सिंपली आप पी और जो है वो क्यू डी भी लिख सकते हैं। सबसे मुकम्मल लिखना चाहें प्राइस डिमांड तो भी ठीक है, पी और क्यू डी लिखना चाहें तो वो भी ठीक है। अब हम प्राइस में, हमारे पास दोनों ऑप्शन है। हम प्राइस को डिक्रीज़ करके डिमांड इंक्रीज़ कर लें तो भी वैल्यू ठीक है, या दूसरी सूरत में कि प्राइस को, यानी कि एक तो ऑप्शन है कि डिक्रीज़ करके डिमांड को इंक्रीज़ कर लें या इंक्रीज़ करके डिमांड को डिक्रीज़ कर लें। तो दोनों सूरतों में हमारा जो टेबल है वो दुरुस्त है। देखिए ऐसी चीज़ की प्राइस 10 है, उसकी डिमांड फ़र्द किया 20 है, प्राइस 8 होने पर डिमांड हो जाती है 40, प्राइस 6 होने पर 60 हो जाती है, प्राइस 4 पे 80 और प्राइस 2 पे ये 100। ये वैल्यू हमने खुद से अजूम करते हैं, अजम्पशन होते हैं कि हम इसमें जो है जितनी सादा वैल्यू लेंगे उतना ही हमारे लिए इसको प्लॉट करना आसान हो जाएगा। अगर आप वैल्यू ऐसी लेते हैं जिसमें वो इरेगुलर सी होती हैं तो उसमें प्रूव तो हो जाता है, डायग्राम भी आप बना लेते हैं, लेकिन उसमें जो है आप के लिए ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आप इस तरह की वैल्यू लेंगे जिस तरह मैंने आपके सामने वैल्यू ली है, आप चाहें तो आप 5, 4, 2, 3, 1 भी ले सकते हैं। मैंने तो 10 के हिसाब से लिखी हैं, 10, 8, 2 ऐसे भी ले सकते हैं। 1, 2, 3 लेना चाहें, इधर आप सिंपल वैल्यू लेना चाहें। देखिए मैंने ये कोशिश की है वैल्यू लेते हुए कि ये देखें कि इसके दरमियान, इनके दरमियान जो मार्जिन आ रहा है वो सिंपल है, इनके दरमियान भी मार्जिन सिंपल है, लिहाजा आपको जो है वो प्लॉट करने में आसानी होती। अब ये देखें कि प्राइस जहाँ पर फॉल कर रही है, ठीक है जी, तो आप इसमें डिमांड देखें आप बढ़ रही है। अगर आप प्राइस इधर की तरफ लेके जाएंगे बढ़ेगी तो ज़ाहिर बात है फिर इसकी डायरेक्शन उल्ट हो जाएगी। यानी जिस डायरेक्शन में प्राइस ने मूव करना है डिमांड उसके इनवर्स यानी उल्ट फॉर्म में जो है वो को मूव करेगी। अब इसमें ऐसे होता है कि हम टेबल की भी एक्सप्लेनेशन होती है। अगर आप के पास वक्त है, आप चाहें तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे कि इन दिस टेबल इन फर्स्ट कॉलम देयर इज़ प्राइस एंड इन सेकंड कॉलम देयर इज़ डिमांड। प्राइस लेवल इज़ 10, 8, 6, 4, 2 फॉल कर रही है, while demand is increasing. This shows the inverse relationship between price and quantity of demand. या यूँ भी आप कह सकते हैं कि this shows the decreasing function of quantity of supply, quantity of demand and price. आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, यानी टेबल को आप चाहें तो आप इसे जो है वो एक्सप्लेन इस सूरत में भी कर सकते हैं कि इसमें आप प्राइस का हवाला दे दें और जहाँ पर वो आप पे डिपेंड करता है, आप जितना इसको आसानी से कर सकते हैं उतना आपके लिए मुफीद है। अच्छा, अब बेटे ये तो पहला स्टेप हमने जो लिया है वो ये डेफिनेशन का हो गया, उसके बाद ये टेबल है। अब हम इसी टेबल को यानी जो इनवर्स रिलेशनशिप है इसको हम प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने का कुलिया आपसे पहले भी शेयर किया है। अब फिर ये 0 ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, जहाँ पे आप क्वांटिटी ऑफ डिमांड लेंगे और यहाँ पे आप प्लॉट करेंगे प्राइस लेवल को। सिंपल वैल्यू मैंने ली हैं इसलिए कि ये हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, इनके लिए हम कोशिश करते हैं कि वैल्यू सिंपल होनी चाहिए ताकि आसान हो इनके लिए डायग्राम बनाना,
क्योंकि इनसे पहले ना तो इनकी कोई डायग्राम बनाने की मशक होती है, ना इससे पहले उन्होंने जो इकोनॉमिक्स पढ़ी होती है, लिहाजा हम कोशिश करते हैं कि उनके लिए जो है वो हमारा डाटा सिंपल लेना चाहिए। अब ये देखें बेटे, जो प्राइस लेवल है वो 2 अप टू 10 है, यानी 2, 4, 8 6, 8 और 10। ये प्राइस, इसमें कोशिश ये की जाती है कि ये जितना, चूँकि इसमें जो नंबर गैप है वो 2 का है, लिहाजा इसमें स्पेस जो है डिस्टेंस भी इतना ही होना चाहिए। उसके बाद डिमांड देखें जी, 2, 20, 40, 60, 80, 100। ये भी डाटा सिंपल लिया है कि प्लॉट करने में हमें आसानी हो। 20, 40, 60, 80 और 100। लास्ट डिमांड फर्स्ट पे जब प्राइस 10 है तो उस वक्त डिमांड है बेटे 20। ये 10 और 20 हमने पहले वाला पॉइंट जो प्लॉट किया है, ये वाला कॉम्बिनेशन 10 और 20। अब प्राइस 10 to 8 होगी तो डिमांड 20 to 40 हो जाएगी। प्राइस को आप 8 और ये पॉइंट, इसको आप ए का नाम दे दिया, इसको बी का। नेक्स्ट प्राइस और कम हुई है तो ये सी, प्राइस 4, डिमांड 80 और प्राइस 20 पर डिमांड हो गई 100। ए, बी, सी, डी और ई, इसको आप जब ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका डिमांड कर्व। ठीक है, कि पे हमने इसी टेबल को जो है हम जहाँ पे प्लॉट किया है, पहले ये कॉम्बिनेशन है, उसके बाद ये है, उसके बाद कॉम्बिनेशन ये, और लास्ट पे 2 और 100 का है। तो ये बेटे आपके सामने लॉ ऑफ डिमांड का ये मैंने डायग्राम जो है वो बिल्ड किया है, और वही पैटर्न जैसे कि आपको पहले समझाया था कि आपने इसको जो है वो कैसे को एक्सप्लेन करना है। जैसे आप इस डायग्राम को बनाते हैं, जो जो पॉइंट आप इसके अंदर को नेम करते हैं, वही वाले पॉइंट आपने उसमें बताने होते हैं एक्सप्लेनेशन में। ऐसा ना हो कि आप जिस तरह से मैंने जहाँ पर ए, बी, सी, डी, ई पॉइंट लिखे हुए हैं और जब मैं एक्सप्लेनेशन इसकी लिखने लगूँ तो मैं जहाँ पर ए, बी, सी की जगह पे कोई और पॉइंट लिखूँ तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो इनके बल्कि टोटली वो गलत हो जाता है। अब इसको यूँ एक्सप्लेन करेंगे बेटे आप कि लिखेंगे इन अबव डायग्राम प्राइस इज़ प्लॉटेड ऑन y axis and quantity of demand is taken on x axis. This diagram, this curve, demand curve, shows the negative relationship between price and quantity of demand. As at price 10, demand is 20, there is point A. At price 8, quantity of demand is 40, there is point B. At price level 6, quantity of demand is 60, point C. At price 4, demand is 80, point D. And at price 2, quantity of demand is 10. By joining the points A, B, C, D, E, we make a curve that has negative slope is known as demand curve. तो आप यहाँ पर इसके ऊपर डी डी कर्व लिखने की बजाय आप यहाँ पर डिमांड कर्व भी लिख सकते हैं, यानी खत तलब। तो ये बेटा इसका पहले डेफिनेशन, फिर टेबल, उसके बाद ये डायग्राम।
और डायग्राम के बाद जो चौथा पॉइंट आता है वो इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है, यानी फोर्थ पे, जो कि मैंने आपको वर्बली बता दिया। ये पैटर्न है, क्योंकि हम इस सीक्वेंस को अगर हम इरेगुलर करते हैं तो मुश्किल हो जाएगा, इनके सारा वो निज़ाम जो है वो क्वेश्चन की सारी नेचर ही ख़राब हो जाती है। इससे पहले अगर आप चाहें तो आप डिमांड को भी एक दो लाइनों में डिफ़ाइन कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर आप डायरेक्ट जो है वो लॉ ऑफ डिमांड पर लिखेंगे। ये आपके सामने मैंने लिखा है। इसके बाद इसी के अंदर जो हमने बात की है नेगेटिव रिलेशन की, वही हमने टेबल में लिखी है। प्राइस कम होकर डिमांड को हमने इंक्रीज़ किया है। ये दिस शोज़ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद फिर इसी बात को हमने डायग्राम में एक्सप्लेन किया है, तो कि नेगेटिव स्लोप है। जो आपको नज़र आ रहा है कि जो प्राइस नीचे फॉल करती जाएगी, ये प्राइस नीचे फॉल करेगी, ये डिमांड इस तरफ जो है वो बढ़ती जा रही है। और इसमें भी उसी नेगेटिव रिलेशन की बात हुई है जिस तरह से आपने उससे पहले पढ़ा जी। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट इसके जो पॉइंट हैं दो, एक तो ये है कि हम हर इकोनॉमिक लॉ से पहले अजम्पशंस लिखते हैं। अजम्पशन का मतलब होता है अज्यूम्ड एलिमेंट। हम कुछ चीज़ों को कांस्टेंट अज्यूम करते हैं, यानी जिस तरह से आपने ये लिखा है जहाँ पर कि अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम, द रिमेन्स द कांस्टेंट। अब इसी चीज़ को जो है हमने वो कौन सी पॉइंट हैं जिनको हम कांस्टेंट अज्यूम करते हैं लॉ को प्रूव करने के लिए, यहाँ पे बेटे हम उनका हवाला देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे लिमिटेशंस की, यानी हदूद का मतलब होता है कि वो पॉइंट, वो एलिमेंट जिन पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। इसको बेटे लिखते हैं मफरूज़ात और ये हैं हदूद। आप हर मुस्तस्नियात भी कहते हैं। हर एक जो भी आप लॉ पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का, उसमें आपने मफरूज़ात का भी जिक्र करना है और उसके बाद हदूद का। यानी कि मफरूज़ात बेसिकली अदर थिंग्स रिमेन दी कांस्टेंट हैं, वो चीज़ें जो हमने कांस्टेंट अजूम की हुई होती हैं उनको हम अजम्पशन कहते हैं। और लिमिटेशन का मतलब है जो उस लॉज के उस सर्कल से बाहर होती हैं, यानी जिन पर जो लॉ अप्लाई नहीं होता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अजम्पशन के हवाले से। लॉ बेटे जेन में रखना है, लॉज आपके जेन में होगा तो आपको जो है वो मफरूज़ात की समझ आएगी। लॉ ये है कि प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है और प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है। देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस। आपने ये ध्यान में रखना है। अब हम सबसे पहली बात करते हैं कि अगर हम इस लॉ को, यानी इस नेगेटिव रिलेशन को प्रूव करना चाहते हैं, वी अज्यूम दैट देयर इज़ नो चेंज इन फैशन एंड कस्टम। अगर फैशन बदल जाए, कि अजम्पशन क्या है कि अगर लॉ को प्रूव करना है तो देयर मस्ट बी नो चेंज इन फैशन। फैशन में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब चीज़ फैशन बदलता है तो जब कोई चीज़ फैशन बन जाती है तो उसमें नंबर ऑफ़ कंज्यूमर बढ़ जाते हैं, लोग उसको ज़्यादा ख़रीदना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्राइस को फॉलो नहीं करते। प्राइस इंक्रीज़ होने पर भी उसकी वो डिमांड को डिक्रीज़ नहीं करते, तो लॉ हमारा जो है वो गलत हो जाता है। लिहाजा हम क्या अज्यूम करते हैं कि इस लॉ को प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि फैशन और कस्टम जो हैं वो कांस्टेंट रहने चाहिए। दूसरी बात कि इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन सेम, कि सारिफ की आमदनी ना बदले। ये भी एक हम बात को फ़र्ज करते हैं कि अगर सपोज़ करते हैं कि आमदनी बढ़ जाती है, इनकम इंक्रीज, तो फिर वो जो प्राइस में इजाफा होता है ना, वो फिर लोग फील नहीं करते। फिर चूँकि आमदनी ज़्यादा है, परचेजिंग पावर बढ़ गई है, इसलिए वो लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करते हैं और उसको जो है वो प्राइस ज़्यादा होने पर भी उसको वो ख़रीदते हैं। इसलिए हम ये अज्यूम करते हैं कि इस लॉ को प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि
इनकम में चेंज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड्स रिमेन सेम। अब सब्स्टिट्यूशन गुड्स क्या होती हैं? सब्स्टिट्यूशन गुड होती हैं बेटे जिनको हम एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम सपोज करते हैं कि वीट और राइस ये अल्टरनेट हैं एक दूसरे का, अल्टरनेट भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा जो है इसमें ये होता है कि जब अल्टरनेट की प्राइसेस जब चेंज होती हैं तो उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट लॉ ऑफ डिमांड पे पड़ता है। इसलिए हम ये सपोज करते हैं, अजूम करते हैं कि जो अल्टरनेट गुड्स की प्राइस जो है वो सेम रहनी चाहिए, नहीं बदलनी चाहिए। उसके अलावा कि हम एक ये भी हम अजम्पशन है हमारे, अजूम करते हैं कि नो चेंज इन पॉपुलेशन रेट, कि पॉपुलेशन लेवल में चेंज नहीं होना चाहिए। और ये इसको लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव करने के लिए हम सपोज करते हैं कि आबादी में बदलाव नहीं आना चाहिए। अगर फ़र्ज करते हैं कि आबादी बढ़ जाती है, देयर इज़ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, नंबर ऑफ़ कंज्यूमर बढ़ जाते हैं, डिमांड बढ़ जाती है। अब उस डिमांड के बढ़ने से ज़ाहिर बात है पर प्राइस भी हाई हो जाती हैं। जब प्राइस हाई होती हैं, नंबर ऑफ़ कंज्यूमर बढ़े हैं, प्राइसेस हाई हो जाएंगी, तो फिर जो है वो उसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदते हैं, जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड जो है वो प्रैक्टिकल नहीं रहता। लिहाजा हम क्या सपोज कर रहे हैं कि कि पॉपुलेशन जो है वो सेम रहनी चाहिए। उसके बाद ये तो इसके बाद ये है कि अल्टरनेट यानी कि डिस्कवरी ऑफ अल्टरनेट। जब किसी चीज़ का कोई अल्टरनेट आ जाता है ना, हम ये कहते हैं कि देयर इज़ नो अल्टरनेट ऑफ दैट गुड। किसी चीज़ का उस जैसी कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए, नेमल बदल दरियाफ्त नहीं होना चाहिए। अगर नेमल बदल इसका कोई अल्टरनेट हो जाता है तो वो लोगों को अपील करता है, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करता है उस चीज़ को ख़रीदने के लिए। जिस वजह से जिस तरह से किसी चीज़ का मतलब सपोज करते गाड़ी है, उसका कोई नया मॉडल आ जाता है तो लोगों को अपील करता है, उसके अट्रैक्ट होते हैं, तो वो फिर उसकी प्राइस बढ़ने पर भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर भी लॉज ऑफ डिमांड के गलत होने के अमकानात होते हैं। उसके बाद बेटे हम बातें कुछ करते हैं कि लिमिटेशंस हैं कि जिन पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। उसमें सबसे पहले गिवन गुड्स हैं यानी इन्फीरियर गुड्स हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जो यानी कि इन्फीरियर गुड पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इन्फीरियर गुड्स को की जो कंज्यूमर क्लास होती है वो पहली पर्टिकुलर होती है, वो पहली इस चीज़ को ख़रीद रहे होते हैं, और जब वो चीज़ और मज़ीद मतलब उसकी प्राइस पे असर पड़ता है तो वो फिर उसकी डिमांड को नहीं बढ़ाते। लिहाजा ये जो इन्फीरियर गुड्स होती हैं ये इस लॉ ऑफ डिमांड के सर्कल से बाहर होती हैं। उसके अलावा वेरी एक्सपेंसिव गुड्स जो होती हैं वो भी लॉ ऑफ डिमांड से बाहर होती हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो लोग जो है ना सिंबल स्टेटस के लिए यूज़ करते हैं, वो चाहे जितनी भी महंगी होती जाएं, जितनी भी उनकी प्राइस बढ़ जाए उसकी डिमांड को कम नहीं किया जाता। इसलिए लॉ ऑफ डिमांड से ये भी वेरी एक्सपेंसिव वेरी कॉस्टली आइटम भी जैसे बाहर होते हैं। उसके बाद होता है थ्रेट ऑफ शॉर्टेज, कि एक ख़दशा कि इन फ्यूचर किसी चीज़ के शॉर्ट होने का या डिसअपीयर होने का अगर थ्रेट मौजूद है, एक रिस्क है, तो फिर वो उसको लोग करंट हाई प्राइसेस भी उसकी डिमांड को ज़्यादा करते हैं। लिहाजा ये चीज़ें जो हैं ये भी लॉ ऑफ डिमांड से बाहर होती हैं। तो बेटे आज के हमारा जो टॉपिक था वो लॉ ऑफ डिमांड है, वेरी इंपॉर्टेंट है जी। 2018 में भी आ चुका है ये सवाल, इससे पहले भी आ चुका है। पेपर पैटर्न मैंने आपको क्वेश्चन का मैंने आंसर का पैटर्न आपको बता दिया है। सबसे पहले आपने लॉ को डिफ़ाइन करना है, उसके बाद टेबल बनाना है, फिर डायग्राम बनाना है, फिर डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद असम्पशन लिखने हैं, उसके बाद लिमिटेशन, इसके बाद हमारा ये सवाल मुकम्मल हो जाता है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।